नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज की तारीख में पूरी दुनिया की निगाहें जिस शहर पर लगी हुई हैं उसका नाम है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी। दुनिया के एक बहुत बड़े संकट से दुनिया को निकालने के लिए कवायद हो रही है। वहां इस वक्त अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता चल रही है। दोनों तरफ से बड़े बड़े नेता इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मध्यस्थ की भूमिका में है पाकिस्तान और उसके हुक्मरान। आज पहले दिन इस बातचीत में क्या कुछ हुआ है, क्या ये बातचीत सचमुच में दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जाएगी या आगे भी जंग के आसार बने रहेंगे? क्या अमेरिका पर ईरान भरोसा कर सकता है? क्या इजराइल पर दुनिया भरोसा करेगी? और क्या दुनिया ईरान के वादों पर भरोसा कर सकती है? ऐसे कई सवाल इस वक्त दुनिया में पूछे जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम पहुंचे हैं देश के जाने माने पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ यूसुफ किरमानी साहब के पास। किरमानी साहब, आपका इस्तकबाल है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सीधा सवाल यह है कि आज जो बातचीत हुई, पहला दिन, किस नतीजे पर आप पहुंचे हैं? क्या कुछ हुआ इसमें? खास तौर से आज जिस वक्त बातचीत चल रही थी, इस तरह की खबरें आई कि अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज जल डमरू मध्य की तरफ एक विध्वंसक पोत रवाना किया गया है और जैसे ही तेहरान से यह सूचना इस्लामाबाद पहुंची, ईरान के प्रतिनिधियों ने सीधे कह दिया कि अगर वो जहाज आगे बढ़ा तो ये बातचीत खत्म हो जाएगी और 30 मिनट के अंदर उस पर हमला हो जाएगा। इस धमकी के बाद अमेरिका ने अपने उस जंगी नौसैनिक बेड़े को वहां से मोड़ दिया और अब वो संयुक्त अरब अमीरात की तरफ बढ़ गया है। बाकी की जो ईरान ने शर्तें रखी हैं उसका भी आपसे हम तफसील से ब्यौरा चाहेंगे। पहले दिन क्या कुछ हुआ, यूसुफ साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी मुझे बुलाने का। देखिए, पहला दिन जो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सुबह से ही बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो ईरानी दल है वो लेट नाइट पहुंच गया था यहाँ पे और वो लोग दोपहर में पहुंचे, यानी जेडी वैंस जो है उपराष्ट्रपति अमेरिका के अपने दल के साथ, और जो 71 लोगों का दल था ईरान की तरफ से वो रात में ही पहुंच गया था, लेट नाइट। लेकिन पाकिस्तान हर कदम पर कूटनीतिक रूप से अपनी एक वर्चस्व दिखाना चाहता है या अपना एक अहमियत जताना चाहता है। हर कदम पे वो एक खेल कर रहा है। जैसे कि जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल लेट नाइट आया तो उसमें जिस लेवल के नेता थे, कायदे से शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था उनको रिसीव करने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। वो उन्होंने भेजा अपने जो उनके फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं, आसिम मुनीर साहब, और वो फौजी ड्रेस में वहाँ पर पहुँचे। और आसिम मुनीर जो फौजी ड्रेस में पहुँचे उसके बारे में शायद आप लोगों को पता लग गया होगा कि वो उसकी क्या वजह थी। आज भी पाकिस्तान ईरान से अदावत थोड़ी सी रखता है और पिछले दिनों जो उनके बीच में थोड़ी मोड़ी लड़ाई, मतलब जिसे कहते तू मैं हुई, गोलाबारी थोड़ी सी हुई, तो वो आसिम मुनीर ने उसका एक जवाब अप्रत्यक्ष रूप से देने के लिए अपनी फौज की वर्दी पहनकर वहां पहुंचे। खैर कोई बात नहीं, वो सूट पहनकर जेडी वैंस का स्वागत करने गए तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक पिछलग्गू कंट्री है हम लोगों के सामने, और वो अमेरिका का घोषित रूप से पिछलग्गू कंट्री है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल ये बात तो खत्म हुई। बात जो शुरू होनी थी वो शुरू होनी थी दोपहर से, लेकिन जेडी वैंस आए। पहले वो नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के पास गए प्रधानमंत्री से मिलने, फिर ईरानी दल उसके बाद गया शहबाज शरीफ से मिलने। तो ये सारे जो तामझाम हैं ये 4-5 बजे तक चलते रहे और शाम को उनकी बातचीत शुरू हुई है। लेकिन ट्रंप ने एक नादानी की बीच में, जिसका आपने जिक्र किया, तो उसको थोड़ा और हल्के से विस्तार के साथ, हालांकि आपने अच्छी डिटेल बता दी है लेकिन और हल्के से विस्तार के साथ मैं दोहरा देता हूँ उसको। ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया कि साहब, होर्मुज मैं खाली कराने जा रहा हूं और दुनिया के सारे टैंकर अमेरिका आ रहे हैं, और पेट्रोल और कच्चे तेल को भी उन्होंने मीठा तेल बता दिया आज स्वीट ऑयल। तो वो टैंकर अमेरिका की तरफ आ रहे हैं तेल भरने के लिए और हम होर्मुज खाली कराने जा रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि ईरान में कोई मतलब देहाती लोग या जिसे कहते हैं अनपढ़ लोग तो बैठे नहीं हैं। हालांकि देहात के लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मैं गलत बोल गया, देहात के लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो बहुत ये कहना समझदार चाहिए कि होते हैं। जाहिल, जी बहुत समझदार होते हैं। तो जाहिल लोग तो ईरान में बैठे नहीं हैं, वो भी मॉनिटर करते हैं इंटरनेशनल चीजों को। तो उन्होंने उन्हें ट्रम्प का ट्वीट दिखाई दिया और वो समझ गए कि ये कोई हरकत करने जा रहा है। और उनका ट्रैकर वहां पे पहले से ही मौजूद है हुर्मुज में। जी और उन्होंने देखा कि फुजैरा बंदरगाह है जो अरब सागर में, फुजैरा, वहां पे इनका पोत खड़ा था अमेरिका का। हाँ, और अमेरिका का पोत खड़ा था जंगी जहाज। उससे कहा गया कि आप हुर्मुज की तरफ बढ़ो। ये सूचना जैसे ही IRGC जो ईरान की लड़का सेना है उसको सूचना मिली, तो उसने फौरन जो है अपने डेलीगेशन को इस्लामाबाद में सूचित किया कि भाई ये सिचुएशन है और आप लोग, क्योंकि उसके 2 बड़े नीति निर्धारक शख्स जो है वहां मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो जाहिर सी बात इस्लामाबाद है में। कि जी उन्हीं से, जी जाहिर सी बात है कि उन्हीं की सलाह से आगे बढ़ना था। तो उनको जानकारी दी गई और वहां पर तुरंत जो स्पीकर हैं गालिबाफ और जो इनके विदेश मंत्री हैं अरागची साहब, अरागची साहब, अरागची। उन्होंने, जी उन्होंने कहा कि देखिए संयम बरतने की जरूरत है। आप वार्निंग इशू करिए कि भाई हम 30 मिनट का समय दे रहे हैं और अगर इस दौरान आप नहीं वापस जाते हैं तो हम जो भी कदम उठाना होगा, डुबोने का, गोली चलाने का, आप पे हमला करने का, वो हम करेंगे। और एग्जैक्टली यही वार्निंग जारी हुई IRGC की तरफ से। और जीसी की कहा तरफ गया कि से। अगर 30 मिनट, जी, और आप नहीं लौटते हैं तो हम आप पे हमला करेंगे। और दुम दबा के जो है वो जंगी जहाज अमेरिका का वापस लौट आया। तो आप देखिए कि इतने हाई स्टेक पे बात हो रही है। खुद ट्रम्प कह रहा है कि हाई स्टेक्स आर हाई। जब इतने हाई स्टेक पे बात हो रही है तो आप किस तरह का की नादानी जो है बीच में कर रहे हरकत हैं। जिसको, जी हरकत कहा जाए। जी हरकत, जी जी, मैंने अपनी वेबसाइट पे ये वर्ड यूज किया है, हरकत। जी 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 सत्य हिंदी पर, जी सत्य जी हिंदी जी पर, कि ट्रम्प की ताजा हरकत। तो कहने का आशय है कि ये जो ट्रम्प है उसके बाकी लोग गंभीर हो सकते हैं, JD वैंस गंभीर हो सकते हैं, उनके और लोग जो आए हैं उनके साथ वो गंभीर हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर नहीं है तो वो ट्रम्प नहीं है, रूबियो नहीं है। इनके मन में जो आता है ये बक देते हैं, बोल देते हैं कि अब हम जी ये कर देंगे। तो बड़ी सिचुएशन, ये आप कह नहीं सकते कि अगले क्षण क्या होने वाला है। जी बहरहाल जिसे कहते हैं कुफ्र टूटा खुदा करके वो बातचीत वहाँ शुरू हो चुकी है। और जो ईरान ने अपनी 4 रेड लाइन्स बताई हैं वो बहुत जी। क्लियर हैं, और ऐसी रेड लाइन है जिसे अमेरिका बहुत आसानी से सुलझा सकता है। सर ईरान, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए वो जो 4 रेड लाइंस हैं, जिसमें एक तो जी उनकी जी संपत्तियां और जो जी रकम जी सीज की हुई है, फ्रीज जी की जी हुई है वर्षों से, जी कई जी दशकों जी से, उसे रिलीज जी करने जी की बात है, हॉर्मुज की जी बात है, और कौन जी कौन जी सी मांगे हैं, यूरेनियम की बात है, उस सब को थोड़ा सा जी खुलासा कर दें। जी जी जी, मैं बताता हूँ जी। देखिए उनकी जो 10 मांगे थी, जिस पर जो है सारी चीजें हो रही थी, वो घटा के उन्होंने 4 पे अब कर दिया है। 4 जो जी उनकी मांगे हैं वो प्रमुख मांगे हैं, जिसके बिना कह रहे थे, वो उनका कहना था कि हम निगोशिएट कर ही नहीं सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वो आगे बढ़े, थोड़ा सा उन्होंने नरमी दिखाई। नरमी इसलिए दिखाई कि लेबनान में हमले बंद हो गए हैं और इसराइल 14 तारीख को लेबनान से बात करने जा रहा है। तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा नरमी इन्होंने भी दिखाई। नहीं तो अदरवाइज वो इससे पहले तैयार ही नहीं थे कि जब तक आप बातचीत लेबनान पे करें। हमले बंद नहीं करते, बातचीत नहीं करते, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे आपसे। तो ये स्टैंड था गालिबाफ साहब का, जो रात में उन्होंने ट्वीट किया था। और आज पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी उन्होंने ये बयान दिया कि जब तक आप जी लेबनान में हमले नहीं बंद करेंगे। तो समझदारी दिखाई, बहरहाल वो बातचीत शुरू हुई। जो इनकी पहली जो शर्त है, या जिसे पहले नंबर पे इन्होंने रखा है, कि जो हुर्मुज का जो रास्ता है, जो उस वक्त जो अब तक स्मूथ था, और उस पर जो मालिकाना हक है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के हिसाब से, वो ईरान और ओमान का है। बीच में कोई तीसरा देश तो है ही नहीं है, जो पहले से ही तय है सारी चीजें। लेकिन जी अमेरिका वहां धंधा करना चाहता है, अमेरिका उसमें हिस्सेदारी मांग रहा है कि जो आप वसूली करेंगे उसमें हमें भी हिस्सा दो। ये ट्रम्प ने, अगर आप 2 दिन पहले का अगर आपने उनका ट्वीट देखा हो, तो बिल्कुल। उसमें उन्होंने लिखा था कि विल मेक मनी। अरे आप जी किस मतलब दुनिया की बातें कर कैसे। रहे हैं कि आप हमारे गंगा नदी में आके कहें कि हम स्टीमर चलाएंगे और पैसे वसूलेंगे, तो क्या भारत सरकार या हम लोग ऐसा होने देंगे? तो ये बिल्कुल नहीं उसी होने तरह देंगे। की बात है, उसी तरह की बातें हैं कि और होर्मुज यहाँ में सर जो आप, यहाँ थोड़ा सा ये भी साफ कर दें कि जो हॉर्मुज है जी वो जी इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है,
वो जी, अंतर्राष्ट्रीय जी। समुद्र नहीं है, ओमान और नहीं है, ईरान की मिल्कियत है वो। जी, मिल्कियत है और वहाँ से 20% जो ऑयल है और गैस है वो गुजरती है जो जिसके दुनिया की। मेन जो जी, उसके जो मेन ग्राहक हैं वो एशियाई देश हैं, जिसमें हमारा भारत भी है। तो आप एशियाई देशों के लिए संकट पैदा कर रहे हैं और यहाँ रुककर मैं एशियाई देशों में चुनिंदा देशों की बात करूँगा जो इस सारे मामले में चुप रहे, जिन्होंने ईरान पे हुए हमले की निंदा नहीं की, जो ईरान के साथ ठीक से खड़े नहीं हुए, जो ईरान के दोस्त थे, जिन्होंने चाबहार बनाया था। मैं उसी भारत की बात कर रहा हूँ जी, कि जी। भारत में जो संकट हमारे लोगों ने झेला है अभी एलपीजी का, गैस का, वो किसी से छिपा नहीं है। ओपन ब्लैक मार्केटिंग जी, हो रही है, अभी तक हो रही है, अभी तक सप्लाई स्मूथ नहीं है और बिल्कुल नहीं। हमारा चूँकि रिज़र्व है हमारे पास जी, सर भारत की भूमिका पर हम आएँगे, बहुत विस्तार से उस पर बात करनी है। लेकिन अभी जी, ईरान की बिल्कुल। चारों शर्तों को थोड़ा-सा आप खुलासा जी, करके जी, जी, बताइए। बिल्कुल। जी, तो एक शर्त तो होर्मुज़ की थी, जिसमें वो हिस्सेदारी होर्मुज़ माँग की। रहा है और ईरान का कहना नहीं, है उस कि पर वो ईरान हमारी ईरान तैयार नहीं है? ईरान तैयार तैयार नहीं नहीं कुछ है। भी जी, देने को? बिल्कुल, बिल्कुल भी ठीक, तैयार नहीं है। उसने कहा कि हमारी मिल्कियत है और हम ही जो है जी, उस पे जो भी टैक्स होगा और जो जो भी फीस होगी हम वसूलेंगे और वो चाह रहा है कि इस बात को अमेरिका स्वीकार करे कि ये जो इंटरनेशनल रास्ता है, वो उसकी मिल्कियत है, ईरान और ओमान की मिल्कियत है। एक तो ये है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो आज दोपहर में बल्कि रॉयटर्स ने खबर चलाई थी और कि अमेरिकन जो है सरकार जो है विलिंग है कि जो ईरान का जो फ्रीज़ पैसा है, फंड है जो बैंकों में रखा हुआ है कतर में और अन्य देशों में, उसको अमेरिका रिलीज़ कर देगा, जिसमें से 6,000 अरब डॉलर जो है वो अकेले कतर में है। तो अकेले इतना बड़ा कतर में। एसेट आप वर्षों से इतना पैसा दबा के बैठे हैं, जिसे कहते हैं उर्दू में गज़ब किए बैठे हैं, गज़ब कर लिया है आपने बिल्कुल। उस पैसे पे और साउथ कोरिया में जबकि भी है, ईरान को साउथ कोरिया में भी है जी, शायद। साउथ साउथ कोरिया में भी है वो पैसा। जबकि ईरान को उस पे कोई ब्याज-व्याज नहीं चाहिए। ईरान उस पे कोई ब्याज नहीं माँग रहा है कि ब्याज सहित पैसे दो। हमारे फंड दे दो बस। अगर ब्याज सहित दिया जाएगा तो सर कितने अरब डॉलर हो जाएगा? अरब डॉलर हो जाएँगे, बैठ जाएगी इनकी जिसे कहते हैं बधिया बैठना, जी, हमारे बिल्कुल। हमारे यूपी में कहते हैं ये बधिया बैठ जी, जाएगी जी, इन लोगों की। बिल्कुल। तो वो तो माँग ही नहीं रहा है कि आप हमें उसके साथ दो क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम में सूद हराम है, तो कोई ब्याज नहीं चाहते। वो जो मूल पैसा है, जो आपने ज़ब्त किया है, वो हमें वापस कर दीजिए। तो जी, एक तो बड़ा है और ये रॉयटर्स ने खबर ऑथेंटिक सोर्स से चलाई थी लेकिन उसका खंडन फौरन कर दिया गया क्योंकि बातचीत अभी फाइनल स्टेज पर आई नहीं थी, तो खंडन करना ही था अमेरिका को। लेकिन इनके दिमाग में है कि ओबामा ने जब रिलीज़ किया तो हमें भी करना ही पड़ेगा। तो जी, सिद्धांत रूप से ये मानते हैं कि ये फंड इन्होंने गलत तौर पे ज़ब्त किया था, जिसको ओबामा ने माना था, ओबामा ने रिलीज़ कर दिया था लेकिन बाद में जो बाइडेन ने फिर से उसको रोक लगा दी। रोक दिया था। तो जी, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो आपने चूँकि हमने किसी पर हमला नहीं किया, ना इज़राइल पर ना आप पर। तो आपने जो जी, हम पर हमला किया है, जो हमारे नुकसानात हुए हैं, जो आपने हमारे पुल गिराए हैं, जो आपने हमारे रेलवे स्टेशन रौंदे हैं, जो आपने हमारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को तबाह किया है, जो हमारे जी, स्कूलों में मासूम बच्चों की आपने हत्या की है, जो स्कूल आपने तोड़ दिए हैं, जो आपने हमारी यूनिवर्सिटी मिटा दी है, तो आप इस सब का हर्जाना दीजिए और ये जायज़ माँग है। खजाना जायज़ है। जी, ये जायज़ माँग है कि ईरान हमला करने नहीं गया था और ईरान तो अपना चुपचाप था। आपने हमला किया, आप हमले का एक समा बाँध रहे थे पिछले 15 दिन से कि आज हमला होगा, कल हमला होगा और जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि अली ख़ामनेई वहाँ पे ब अपने कंपाउंड में मौजूद हैं और उसने 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं किसी भी तरह की शहादत देने के लिए तैयार हूँ और मैं बंकर में नहीं जा बंकर में रहा। नहीं गए तो वो? वहाँ नहीं गए वो वो। अपने ऑफ़िस में थे और आपने सूचना पाके जिसे बाद में हमारे मीडिया ने चलाया कि कैसे ज़बरदस्त इंटेलिजेंस थी और कैसे इन्होंने पूरा ऑपरेशन किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो घोषित रूप सही से बात। उनका कार्यक्रम था कि वो वहाँ मौजूद रहेंगे और अपने जो गवर्नर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। ये पूरी दुनिया को मालूम था। इंडिया में बैठे लोगों को मालूम था, उनके वकील जो इंडिया में हैं, बिल्कुल सर। उनको मालूम था। तेहरान एम्बेसी को यहाँ पे तेहरान के अधिकारी रहते हैं, ईरान एम्बेसी है इंडिया में, उनके लोगों तक को मालूम था कि 28 फरवरी को जो खामनेई साहब वहाँ एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें वहाँ के तमाम लोगों को आना था, शिरकत करनी थी। तो ये किसी से छिपी बात नहीं थी। आप 30 मार-खा इतने थे जो शेर बने और जाके आपने बम गिरा दिया, एक निहत्थे इंसान पर। एक ऐसे इंसान पर जिसका एक हाथ जो है युद्ध में शहीद हो चुका था, जो जिसके बिल्कुल, इनका एक ही हाथ बचा हुआ था। तो ये सब चीज़ें हुई। तो एक तो ये था कि आप हमें हर्जाना दीजिए। तीसरा है कि आप सिर्फ़ ईरान पर ही हमले मत करिए।
बल्कि पूरे वेस्ट एशिया को जो आपने आग में झोंक रखा है, उसको उन हमलों को बंद कीजिए। आप लेबनान तो है ही है, पहले लेबनान पर, कल तक लेबनान पर थे। आप देखिए ईरान की भाषा बदली है आज, 4 जो फायरिंग उन्होंने, जो चौथा मैं बता रहा हूँ आपको, पहले लेबनान तक सीमित था ईरान। अब ईरान कह रहा है कि आपने जो अंधेर गर्दी मचा रखी है पूरे मिडिल ईस्ट में, जो आप रह रहे के इधर उधर धमकाते फिरते हैं और लोगों को छेड़ते फिरते हैं, उसको बंद वो किया जाए। हरकत आप वो बंद किया जाए। तो अब पूरे वेस्ट एशिया में, यानी वेस्ट एशिया में फिलिस्तीन भी शामिल है, वेस्ट बैंक भी शामिल है, जहां पर वेस्ट बैंक में आज भी इजराइल कत्लेआम कर रहा है, आज भी इजराइल गाजा में जब तब जाके मार कर रहा है। तो ईरान सिर्फ अपने अकेले के लिए नहीं, उसने ये रेड लाइन में 4 शर्तें जोड़ी हैं। चौथी शर्त जो है वो पूरे वेस्ट एशिया में हमले बंद करने के लिए है। तो अगर ये मानते हैं तो इस पे बात आगे भी बढ़ सकती है, और ईरान ने वादा किया है कि अगर आप आज की बातचीत में, या और जो अगर कल तक भी चली, अगर आपका ठीक रहता है रवैया, तो हम आगे भी इन पर्सन बातचीत कर सकते हैं। तो ये अमेरिका का क्या रवैया है सर? अमेरिका का क्या रुख रहा आज की तारीख में? कौन सी बातें अब तक जो सामने आई हैं बाहर? पहले तो शुरू में ये बताया गया था कि दोनों जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो अलग अलग कमरों में बैठेंगे, लेकिन बाद में जो तस्वीर भी सामने आई है कि आमने सामने बैठे हैं और पाकिस्तान के अफसरान भी बीच में हैं। बहुत अच्छा सवाल है हमारे दर्शक जी, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत जबरदस्त सवाल है आपका ये। ये हमें मीडिया बता रहा था, इंटरनेशनल मीडिया, ब्लूमबर्ग खास तौर से, कि 2 अलग अलग कमरों में ये लोग बैठ के बात करेंगे। वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसका कार्यालय हर आधे घंटे बाद फोटो जारी कर देता है कि अब नवाज जो शहबाज शरीफ हैं वो गले मिल रहे हैं, अब शहबाज शरीफ ने इनसे हाथ मिलाया, लेकिन वो फोटो अभी तक जारी नहीं हुई है। उन्होंने एक कमरे में बैठे हुए ईरानी प्रतिनिधि मंडल का जो है फोटो जारी किया है, दूसरे में वैंस वगैरह जिसमें बैठे हैं उसका फोटो जारी किया है, लेकिन दोनों आमने सामने बैठे हैं। ये फोटो अभी तक हम लोगों की नजर में नहीं आया, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग कमरों में बैठ के बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये सुरक्षा कारणों से है, और ये सुरक्षा कारण अमेरिका की तरफ से हैं। ट्रंप को ये लग रहा था, कल ट्रंप इस बात से परेशान थे, जो अमेरिकन मीडिया में खबरें हैं कि वैंस की सुरक्षा वहां किस तरह होगी। ऐसा तो नहीं कि वैंस को मार दिया जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि जो इनकी जो हिट लिस्ट है इसराइल की, जिसका समर्थन अमेरिका भी करता है, उस हिट लिस्ट में गालिबाफ और अराक्ची साहब दोनों का नाम है, टॉप पे हैं। तो इन दोनों के नाम है, तो डर तो इन लोगों को है, लेकिन वो पीछा जो है वो वैंस साहब ने किया है ट्रंप की सलाह पे कि दूसरे कमरे में बैठना है, कोई ऐसा ना हो कि सामने से उठ के कोई हमला कर दे। तो हालांकि अच्छा, वो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि एक तस्वीर जो मेरी नजर से गुजरी थी, हो सकता है मेरे समझने में भूल हुई हो, वो दोनों प्रतिनिधिमंडल आमने सामने नहीं बैठे हैं, वो तस्वीरें नहीं, वो बिल्कुल अलग अलग कमरों की तस्वीरें हैं जी, अलग अलग कमरों की तस्वीरें हैं अभी तक जो, और ये सारी तस्वीरें पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जारी कर रहा है, और वही वहां पे उसी को एक्सेस हासिल है। तीसरा और किसी को, किसी भी जो इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंचा हुआ है उसको एक्सेस हासिल नहीं है। उन्हीं का सरकारी जो फोटोग्राफर, जो हमारे यहाँ परंपरा है, वो वहां भी है, वो देता है और उसको आगे बढ़ाते हैं जी। सर, इसमें एक तीसरा पक्ष और है, तीसरा पक्ष है रूस और चीन। अब जो खबर आ रही है कि गारंटर के रूप में चीन के लोग भी पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, ये आज पहुंच चुके हैं, ऐसी कोई खबरें कुछ मीडिया हाउसेस में आई है ईरान की तरफ से। तो क्या लगता है कि आगे जो बातचीत कल अगर हुई, अभी तो बातचीत जारी रहेगी, ऐसी कोई खबर है भी नहीं कि बातचीत कोई टूट गई है, तो क्या ईरान की तरफ से चाइना कोई गारंटी देगा? तो फिर इजराइल और अमेरिका की गारंटी कौन देगा कि ये अपने वादे से नहीं पीछे हटेंगे, धोखा नहीं देंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है, और निश्चित रूप से आप ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते। आप वैंस पे भरोसा कर सकते हैं, आप वैंस पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रंप पे नहीं कर सकते। विटकॉफ पे भी भरोसा कर सकते हैं, जो एपस्टीन फाइल में रंगा हुआ है, उस पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते। तो और जामाता पर, जामाता दामाद साहब जेराड कुशनर, दामाद साहब तो देखिए, कुशनर साहब के पाकिस्तान में धंधे के लिए गया है, वो हर जगह, ये सारा परिवार जो धंधा ही देखता है। ये हमारे गुजरात में भी आ जाए तो धंधा करेंगे। लगता है कि इनके मूल में कोई गुजरात तो नहीं है कुशनर, जो क्योंकि वो रियल एस्टेट का धंधेबाज है और क्रिप्टो में पैसा लगाया, क्रिप्टो का काम करता है वो। पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर को इतना बढ़ावा मिल रहा है, और ये आप देखिएगा कि पाकिस्तान में आगे चल के बहुत बड़ा गंभीर संकट होने वाला है, क्योंकि वहां की जनता, पाकिस्तान की जनता दिल से
वो ईरान के साथ, ईरान के साथ, और 100%। शासन जो है वो अमेरिका के साथ है। अभी जो इन्होंने बलूचिस्तान में मिनरल्स को लेके इन्होंने समझौता किया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ, वो बड़ा खतरनाक है। और जिस दिन वो अमेरिकन कंपनियां, कुशनर की कंपनी और इन लोगों की कंपनियां पार्टनरशिप में जो आसिम मुनीर के पहुंची वहां पर, वहां खून खराबा होना तय है। और अब नहीं सर तो वो तब मेरा सवाल जी, वो जी चीन जी की भूमिका, चीन की भूमिका, चीन की गारंटी। भूमिका ये है, चीन की भूमिका ये है कि इसके बारे में मुझे भी आपकी तरह मीडिया से जो जानकारी मिली है वो मैं बता रहा हूँ कि इस सारी जो नेगोशिएशन के टेबल पे आना और ईरान का इस तरह से मानना, इसके पीछे चीन की ही भूमिका बताई जा रही है। रशिया का इतना नाम नहीं आया है जितना चीन का आया है, कि चीन की वजह से, चीन के कहने पर ईरान ने कहा ठीक है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये चीन की भूमिका है, और चीन असल माने में ईरान का हमदर्द है। जैसा कि अभी भी खबरों में आ रहा है कि चीन ने उसकी हथियारों से मदद की है और दोबारा से शिपमेंट जा रही थी, ऐसा अमेरिकन एजेंसियों ने सूचना दी है अपनी गवर्नमेंट को, कि और जिसको CNN ने आज प्रकाशित भी किया है कि चाइना से खेप जा रही थी हथियारों की। चाइना निश्चित रूप से ईरान के साथ खड़ा है, और रशिया शुरू से उसका दोस्त है। रशिया हमेशा ईरान का समर्थक रहा है। तो कोई ताज्जुब नहीं कि अगर इन लोगों ने गारंटी दी है। ये लोग क्या गारंटी देंगे? ये लोग गारंटी ये देंगे जो ऑलरेडी ईरान का स्टैंड है कि साहब हम हमला नहीं करेंगे। आज तक ईरान की किसी भी हिस्ट्री में ये दर्ज नहीं है कि ईरान ने जब से वहां कभी पर किसी पर हमला नहीं किया, किसी पर हमला नहीं किया। इराक के साथ सद्दाम हुसैन के वक्त में 1 साल तक लड़ाई चली, वो भी सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के कहने पर हमला किया था। वो लड़ाई भी 1 साल चली थी, लेकिन ईरान ने कभी हमला नहीं किया किसी पर। तो ये स्थिति है, तो ईरान अभी भी हमला नहीं करेगा। जब अगर वो वचन देगा कि हम वचन देते हैं कि नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि अगर ये गारंटी लेना चाहते हैं, लेकिन गारंटी मुझे लग रहा है कि ये दूसरी चीज़ों की माँग रहे हैं। वो माँग रहे हैं कि देखिए बुशहर में जो एनरिचमेंट प्लांट है, वो रशिया की मदद से चल रहा है, और रशिया बार-बार चेतावनी दे रहा था अमेरिका को कि अगर वहाँ पर आपने किसी तरह से हमला किया, ड्रोन का या मिसाइल का या बम्बार्डमेंट की, तो उससे बड़ा खतरा है मानव जाति को। बहुत बुरे पैमाने पे वहाँ पे रिसाव शुरू होगा केमिकल्स का, और लोगों को नुकसान होगा। तो जो रशिया है, एक तो अपने हित देख रहा है वो, कि जो ईरान में उसके हित हैं वो सुरक्षित रहें, और इस वजह से वो गारंटी दे सकता है। लेकिन वो गारंटी इस बात की देगा कि भाई ईरान कोई परमाणु या यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, हथियार नहीं बनाएगा। शायद इसकी गारंटी वो देगा, क्योंकि ईरान ने ये बात खुद भी कही है कि हम जो है अपने बिजली परियोजना के लिए यूरेनियम का संवर्धन करना चाहते हैं, क्योंकि बिजली परियोजनाएं जो है अगर यूरेनियम से चल रही हैं जहाँ पर, वो सक्सेस हैं, और उनके पास कोयला नहीं है, या उनके पास इतना कोयला नहीं है कि वो थर्मल पावर में अपना खड़ा कर सकें और कोयले से चला सके। तो उनके पास यूरेनियम एनरिचमेंट का बेहतर वो है, सिस्टम है, तो वो उसके ज़रिए अपने पावर प्लांट चलाना चाहते हैं। तो शायद रशिया जो है अपने हितों को देखते हुए शायद इस बात की गारंटी देगा कि ईरान जो है अपने उसके मकसद के लिए, अपने शांति कामों के लिए जो है इसका इस्तेमाल करेगा, किसी पे लड़ाई या किसी पे बम गिराने के लिए। क्योंकि ये डरपोक है ना अमेरिकी बहुत ज़्यादा, और जी, इजराइल बहुत डरपोक है। सही जी, बात। इजराइल पे 2 बम गिरा दिया अगर गलती से ईरान ने, गलती से, तो खत्म हो जाएगा। एक सेकंड लूंगा मैं एक बात कहने में। जब अहमदीनेजाद राष्ट्रपति थे ईरान के, तो उन्होंने एक बहुत फेमस वाक्य कहा था, और वो वाक्य असल में उन्होंने खुमैनी साहब हुए हैं जो इस्लामिक क्रांति के जनक थे ईरान के, जी। उन्होंने कहा था कि अगर जो सारे मुस्लिम कंट्री हैं, अगर वो एक एक लोटा पानी जो है इजराइल पे डाल दें तो इजराइल बह जाएगा। तो सही बात। ये इस तरह से वो घिरा हुआ है, इस तरह से छोटा सा कंट्री है, तो डरे तो रहते हैं हमेशा। लेकिन कभी भी इजराइल पर आपने देखा कि हम हमास की बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं जी। क्या यानी फिलिस्तीन के पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि फिलिस्तीन ने कभी जाकर इजराइल पे हमला किया हो, कुवैत ने कभी हमला किया हो, बहरीन ने कभी हमला किया हो, सऊदी अरब ने कभी हमला किया हो। जी, मिस्र के साथ जरूर, मिस्र के साथ संघर्ष रहा, वो कैंप डेविड समझौते के बाद जिमी कार्टर ने खत्म करवाया था। लेकिन अगर मिस्र के इतिहास को भी पढ़ें हम लोग, तो वो वहां पर हमला इजराइल नहीं किया है, शरारत जिसे इजराइल नहीं किया। जी, शरारत इजराइल की तरफ से शुरू हुई है, मिस्र की तरफ से नहीं शुरू हुई है। तो ये स्थिति है, और इन पे भरोसा करना आज की डेट में बहुत ही
जिसे कहते हैं गलत होगा। इन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता अमेरिकन्स पर, और क्योंकि वो अभी भी इज़राइली प्रभाव में हैं। जब तक कि इज़राइल के प्रभाव से अमेरिका नहीं निकलता है, ये सेटलमेंट जी नहीं होने वाला है। और अच्छा सर जी देखिए जी, 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 जी जी नहीं आप बहुत बात पूरी जी, कर लीजिए। जी, जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए इज़राइल का जो सपना है, जो हम लोगों ने इसी युद्ध के दौरान देखा, और वो नक्शा हमारे सामने आया कि नेतन्याहू जो है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है, वो ग्रेटर इज़राइल का सपना जो है, हाँ, इज़राइल वालों को दिखा रहा है। जबकि वहाँ कोई बिल्कुल सहमत नहीं है इसकी बातों से। वहाँ के लोग भी जी तंग हैं युद्ध से और तमाम महँगाई से। वो कह रहे हैं युद्ध बंद बिल्कुल करो। वहाँ के विपक्षी दल इससे नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारा मोटिव क्या था युद्ध करने का? आपने हासिल क्या किया? तो ये सवाल उनसे पूछे गए। तो वही है बिल्कुल कि अब वो नया ले आया है, उसने वहाँ बाकायदा पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन दिया है इज़राइल के अंदर, जिसमें वो दिखा रहा है कि ग्रेटर इज़राइल का ये नक्शा है, और ये हम यहाँ पे यहूदी मौज करेंगे, अपनी बस्तियाँ बसाएँगे। तो अभी जो लेबनान में अखंड इन्होंने कब्ज़ा किया है, वहाँ के लिए भी जी इन्होंने अभी पास कर दिया है कि वहाँ जाके बस्तियाँ बसाई जाएँ। तो इनके इरादे खतरनाक हैं, और ये हमेशा युद्ध में एशियाई देशों को, पश्चिमी एशिया के देशों को खास तौर से मुस्लिम कंट्रीज़ को जो समझ नहीं आ रहा है कि वो बिल्कुल हमेशा इनको युद्ध में रखना चाहते हैं। और ये बहुत पुरानी लड़ाई है, ये नई लड़ाई नहीं है। आपको बता दें, ये लड़ाई पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के समय से चली आ रही है बिल्कुल कि कुछ यहूदियों का जो एक तरीका रहा है कि ये व्यापारी हैं, व्यापार के दम पर, पैसे के दम पर ये हर जगह कब्ज़ा करना चाहते हैं, हर देश पे जो संपदाएँ हैं, उन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये लालच में रहते बिल्कुल हैं। इनको फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में सिर्फ़ जैतून की खेती दिखाई दी, जैतून के पेड़ दिखाई दिए, इस वजह से ये वहाँ, और वहाँ की आबो-हवा बहुत अच्छी है, इसलिए ये वहाँ जी गए, इसलिए वहाँ चाहते हैं बस्तियाँ बसाना। तो ये इन लोगों की जो नीयत है वो बहुत ख़राब है, बहुत घटिया लेवल की है। और अब चूँकि ईरान एक चौथी सुपर पावर बन गया है, मैं तो यही कहूँगा, तो बिल्कुल अब बन गया इनके मंसूबे अब ध्वस्त होंगे, पूरे नहीं हो पाएँगे। और अभी बिल्कुल एक दिसंबर में सवाल जब सर चुनाव होगा, मिड टर्म होने वाला है, तो हाँ मिड ट्रम्प टर्म होने साहब को वाला है। भी औकात, अब उनकी पार्टी की औकात उनको पता चल जाएगी। जी, सर एक सवाल इस बातचीत को लेकर कर लें फिर भारत की भूमिका पर जी, जी। आएंगे। जी, जी, अब जी। तक जो बातचीत हुई है उससे क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि शांति समझौता हो सकता है? अगर समझौता हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो खाड़ी जी। की, देखिए पश्चिम एशिया की जी, क्या स्थिति रहेगी? क्या सचमुच जी, में बड़ी जंग अब भी तय है? अगर समझौता टूट गया जी, तो ये लड़ाई फिर चलेगी 2-4 महीने? जी, जी। देखिए, जो अमेरिका में जो सर्वे हो रहे हैं, जो उनकी रिपोर्ट आ रही है, जो इज़राइल में जी सर्वे हो रहा है, दोनों जगह पे ये दोनों शख्स जो है, दोनों गुंडे जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल नेतन्याहू और ट्रम्प, ये पूरी तरह से अलोकप्रिय हो चुके हैं, वहाँ की जनता नहीं चाहती। अभी थोड़ी देर पहले आपके फ़ोन आने से पहले अमेरिका से किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि महँगाई डबल हो गई है, और बिल्कुल अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे लोग पैसे वाले हैं थोड़ा-सा, तो अभी चल रही है गाड़ी, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्थितियाँ खराब हो रही हैं, अच्छी नहीं है। ये वहाँ के, अभी मेरी बात हुई है। तो कहने का आशय ये है कि ये जो स्थिति है, अब ये बता रही है अमेरिका की जो स्थिति है, या इज़राइल की स्थिति है, कि ये बड़ी जंग में अब नहीं शामिल होंगे, ना ये करना चाहते हैं। नजर लेकिन करना ट्रम्प अब जिस तरह रास्ता की निकाल कोई पतली जी, गली ढूंढ रास्ता रहे हैं खोज रहे निकलने के लिए। हैं। जी, लेकिन आज जो ट्रम्प ने हिमाकत की थी होर्मुज़ में शिप भेजने वाली, ये सोच रहे थे कि जी वहाँ अब दोनों उनके नेता चले गए हैं और सारा ध्यान वहाँ है, और हम आसानी से होर्मुज़ पार कर लेंगे। तो ये मतलब वही मैंने कहा कि जाहिल समझते हैं ईरान को। तो अब बहुत ही मुश्किल है कि बड़ी जंग ये कर पाएँ, इनके बस का नहीं है, इनकी औकात नहीं है। और अगर ये गलती से करते हैं, इज़राइल के बहकावे में आके, दज्जाल के बहकावे में आके अगर अमेरिका ऐसी हरकत करता है, तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ईरान को कभी परास्त नहीं कर पाएँगे, कभी नहीं परास्त कर पाएँगे। जी ईरान जो है, एक जब आखिर जी सर वियतनाम और जैसा बहुत देश थोड़ी 40 साल लड़ सकता है, तो ईरान बिल्कुल तो उससे बड़ा है और लड़ सकता है। साधन थोड़ा बहुत उसके पास है। बहुत आगे जी, उससे जी, वियतनाम से बहुत आगे। जी, अब जी, सर भारत की भूमिका पर बहुत जरूरी सवाल है ये, थोड़ा सा विस्तार से आप जी, बताइए कि हम आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं। हमारे एन पड़ोस में एक दिवालिया मुल्क, आतंकवाद का सरपरस्त, जिसको हम गिनते नहीं है कहीं, 4-4 बार उसे हम जंग में हरा चुके हैं, वो इस वक्त सरपंच बना बैठा है। 70-80 देशों ने एक बयान जारी किया, उसमें भारत का नाम नहीं है।
अमेरिका और ईरान की बातचीत ऐन पड़ोस में हो रही है, हमें कोई पूछ नहीं रहा। इसके पीछे क्या वजह है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति के चलते आज भारत की विश्व बिरादरी में इतनी दुर्दशा हो गई है, और इससे कैसे निजात पाई जाएगी? जी डॉक्टर साहब देखिए, ये गलती खुद, ये सारी गलती इसके एक जिम्मेदार हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और उनको इजराइल जैसे देश ने मूर्ख बना दिया, ये हैरानी की बात है। मतलब हमारे पास हमारे जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं बड़े काबिल हैं, वो मतलब वो सारी चीजों को समझते हैं, जानते हैं। जी मोदी जी उन्हीं में से किसी अधिकारी को बुलाकर पूछ लिया होता, लेकिन सर ये इजराइल बुला रहा है। सर उनमें से बहुत काबिल आदमी, सर उनमें से एक बहुत काबिल आदमी विदेश मंत्री है जो मध्यस्थता को दलाली बता रहा था, उस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा। जी, वो शख्स जो है, देखिए जयशंकर एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, लेकिन वो अपने बेटे और तमाम हितों को देखते हुए, और जो फाउंडेशन है तमाम, विवेकानंद फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन, ये सारी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का एक काकस बना हुआ है, और ये उस काकस के लिए काम कर रहे थे। और वो काकस कहीं ना कहीं जो है पेस्टीन से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हरदीपुरी भी का नाम आया है। हरदीपुरी का नाम बाकायदा ईमेल में एपिस्टीन को भेजे गए और उनसे किए गए, और इसे हरदीपुरी जी ने भी माना है कि मैंने मुलाकात की थी एपिस्टीन से। तो कबूल कर चुके हैं। ये सारे जो धंधेबाज हैं और जो पूंजीवादी ताकतें हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे हैं। अंबानी का नाम, अनिल अंबानी का नाम जाहिरा तौर पे सामने आया है। अभी जो 70,000 ईमेल सामने नहीं आए हैं, वीडियो फोटो सामने नहीं आए हैं, उनमें न जाने किनके किनके नाम होंगे। और वही अमेरिका की जनता मांग भी कर रही है। मेलेनिया ट्रम्प ने जो बयान दिया है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, उनका बयान आने के बाद वहां की जनता ने, वहां के जो प्रेशर ग्रुप हैं, उन्होंने ये मांग की है कि उन 70,000 ईमेल्स को भी आप जारी करिए, आप क्यों छिपा रहे हैं उनको। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो काकस है, जिससे तो क्या सर प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, सर प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, उसके पीछे एप्स्टीन फाइल का भी कोई योगदान है क्या? उसकी वजह से प्रधानमंत्री इजराइल के साथ इस तरह खड़े हो गए थे? जी देखिए, प्रधानमंत्री खुद चाहे एपिस्टीन से ना मिले हों, प्रधानमंत्री जी चाहे एपिस्टीन से उनका कोई दूर दूर तक वास्ता ना हो, हमारी सरकार को कोई वास्ता ना हो, लेकिन कतिपय लोग जिनके वहां पर, जिन्होंने खुद एडमिट किया है कि हम मिले हैं उससे, जिन्होंने खुद बताया है कि हमारे ईमेल हमने आदान प्रदान किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो काकस है वो प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द है। आप ऐसे सलाहकारों से क्यों नहीं छुटकारा पा रहे हैं? आपके आसपास ऐसे सलाहकार क्यों हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं? एक देश जो 28 फरवरी को ईरान पर हमला करता है, वो क्या उसने एक दिन में हमला कर दिया या एक घंटे में हमला कर दिया? हमले की तैयारियां एक महीना पहले होती हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को वहां बुलाया जाता है, एक फर्जी ढंग से उनको सम्मान वहां दिया जाता है, गलत तरीके से सम्मान। वो कोई बहुत बड़ा सम्मान भी नहीं है। अगर वो बड़ा सम्मान होता तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होती, हमारे देश के लिए, और कम से कम मेरे लिए, कि हमारे प्रधानमंत्री को वहां सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं हमारे गांव ग्राम कस्बे की भाषा में, इनका जो है वो क्या बहुत गंदा वर्ड है, खींच दिया मोदी जी का वो खींच दिया, मतलब इजराइल ने बुलाया और जो इस तरह के झांसे में ले आए, और उसका साफ मकसद था, ये बहुत क्लियर है इसमें। मतलब 10वीं क्लास का बच्चा, जिसकी अगर जो अखबार पढ़ता होगा वो भी बता देगा कि मोदी जी को वहां सिर्फ बुलाने की वजह ये थी कि ईरान के कैंप से मोदी जी को, भारत को हटाना, जो ईरान हमारा अभिन्न मित्र रहा है, जहां पे हमारी सदियों पुरानी दोस्तियां रही हैं, आदान प्रदान रहा है, परंपराएं हमारी एक दूसरे के यहाँ आती जाती रही हैं, हम लोग आते जाते रहे, हमारे पूर्वज वहां से आए हैं ईरान से। तो कहने का आशय ये है कि इतना अच्छे संबंध के बावजूद इजराइल जो है भारत को इसलिए लाना चाह रहा था कि एशिया महाद्वीप का बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है हमारा देश, एक बड़ी भूमिका निभाता है, और निश्चित रूप से पाकिस्तान हमारे मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है, कहीं नहीं ठहरता। चाहे वो चाहे रक्षा की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, किसी भी मामले में ठहरता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय सेना ने उनके यहाँ हमले बोले। तो ये इस सारी चीजों को मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया वहां जाकर। क्यों गए आप? आपको ऐसी क्या जरूरत थी? अरे भाई, आपकी इजराइल यात्रा तो चुनाव से भी संबंध नहीं रखती है,
आप तो चुनाव के लिए जाते हैं, हर जगह यात्रा, विदेश यात्रा भी करते हैं तो चुनाव के लिए करते हैं। आपको इजराइल जाने की क्या जरूरत थी, जहां पे उसके बाद भी इजराइल, सर उसके बाद भी ईरान पर हमले की निंदा नहीं की, अली खamenei हाँ, की मौत पर ईरान पे, शोक नहीं जताया। हाँ जी, अली खामनेई साहब के लिए शोक जताने के लिए, मतलब ये आसानी से जता सकते थे, उसमें इजराइल कहीं बिल्कुल बाधा नहीं बन रहा था, नहीं इजराइल बन कहीं रहा था। बाधा नहीं बन रहा था जी। और आप विक्रम मिस्री को भेजते हैं, मिस्री जी को भेजते हैं वहां पे ईरान एम्बेसी में हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन आप खुद नहीं बोलते हैं, आपके गृह मंत्री नहीं बोलते हैं, आपकी राष्ट्रपति नहीं बोलती है। तो ये हैरानी की बात है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष का को मार दिया जाए तो आप जो है उस पे जो है बैठे रहे, मूक दर्शक बने रहे। आपने जब कर्नल गद्दाफी की नृशंस हत्या हुई थी लीबिया में, तब आपने निंदा की थी अमेरिका की कि भाई ये हत्या क्यों क्यों की गई, क्योंकि अमेरिका था उसके पीछे। और ये सारा मामला उधर उसी समय से, कर्नल गद्दाफी की हत्या भी ईरान का जो इन्होंने एक बनाया अमेरिका ने और इजराइल ने, वो उसी से जुड़ी हुई है, उसी का विस्तार है ये ईरान। तो इनके इरादे यही थे। और जो भारत जो ट्रैप हुआ है वो मोदी जी की गलती से हुआ है, और मोदी जी की को इस गलती के लिए जो है हम क्या माफ करेंगे, भारतीय जनता क्या माफ करेगी, लेकिन हमारी जो विदेश नीति है वो फेल हो गई है, हमारी कूटनीति फेल हो गई है। एक पिद्दी सा मुल्क जो कोई हैसियत नहीं रखता है हमारे मुकाबले, एशिया महाद्वीप में कोई उसकी हैसियत नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, संसाधन तक नहीं है, पैसे तक नहीं है, वो आदमी आज डील कर रहा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति को, डिक्टेट कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति उससे जाके गले मिल रहा है और हाथ मिला रहा है, जो कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी। तो ये हमारी गलती हमारे प्रधानमंत्री जी की कूटनीति की है, विदेश नीति की है। और हमारे जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, जिनमें निश्चित रूप से काबिल अधिकारी भी हैं, अगर उनसे पूछा जाता, और जयशंकर को तो पूछने का मतलब नहीं है, इनको तो कल सुबह ही हटाया जाना चाहिए कायदे से। जयशंकर बिल्कुल जो है बहुत फेल हो सही, गए हैं, बिल्कुल जयशंकर सही फेल हो बात। गए हैं। जिस विदेश मंत्री में ये लियाकत नहीं है ये कहने की कि प्रधानमंत्री जी आप इजराइल मत जाइए, अभी ये मौका नहीं है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध के बादल पिछले 1 महीने से मंडरा रहे थे और तब भी आप जा सबको रहे पता हैं, था। सबको पता था। और रोजाना धमकी आती थी ट्रम्प की कि अब हमला कर दूंगा, अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसके बावजूद आप जा रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? आपकी विदेश नीति की गलती है, आपकी कूटनीति की गलती है, आपके विदेश मंत्री की गलती है, जिसको अब तक हटा दिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि विदेश मंत्रालय में काबिल अधिकारी हैं, अगर उनसे पूछा जाता तो निश्चित रूप से सही सलाह देते। और अभी भी समय है, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर सकते हैं, उनको चाहिए कि अब क्या भूमिका हो सकती अगले है सर इस अब लड़ाई के को रोकने में? भारत की भूमिका जी अब क्या हो सकती है? हम पाकिस्तान देखिए, में जाकर जबरन तो उस बातचीत में घुस नहीं सकते। बहुत नहीं, संक्षेप में आपसे हम, जानना चाह रहा हूँ, जी आखिरी सवाल है, जी अब हम जी क्या कर सकते हैं सबसे इस युद्ध को रुकवाने के लिए? सब जी सबसे पहले हमें अपने रिश्ते जो है ईरान से ठीक करने पड़ेंगे। बहुत सही बात। भारत की जनता के रिश्ते ईरान से बहुत अच्छे हैं, जो आप सुन रहे होंगे, बार बार उनके बयान आ रहे हैं, बिल्कुल लेकिन सरकार के बिल्कुल। रिश्ते पे वो मौन है। सरकार अपने रिश्ते ठीक करे, प्रधानमंत्री जी खुद पहल करके कहें कि मैं ईरान जाना चाहता हूँ। मैं ईरान जो बर्बाद हुआ है आज की डेट में, कुछ जैसे आप अफगानिस्तान में पैसे खर्च कर रहे हो, आप ईरान में भी कुछ पैसे खर्च कीजिए, घोषणा करिए बिल्कुल कि इतने हजार करोड़ या इतने। और अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप जनता से चंदा ले लीजिए भाई। हम लोग बिल्कुल, इलेक्टोरल जनता तैयार है। बॉन्ड के लिए जो बड़ी 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 कंपनियों को चंदा आप लेते हैं, तो उसमें हमारे जैसे लोग भी 10 रुपए भी दे देंगे तो भारत के लोग इतने बिल्कुल हैं, और उन्होंने दिया भी है। दिया मैं देख रहा हूँ कि तमाम गैर मुस्लिम लोगों ने इतना पैसा दिया, इतना चंदा दिया है ईरान को कि मैं बता नहीं सकता, और वो लोग बहुत खुश हैं इस बात से। तो बिल्कुल। कहने का आशय है कि भारत सरकार चाहे तो रिश्ते सुधार सकती है, ईरान के साथ आगे बढ़ सकती है। ईरान उसको शामिल करना चाहता है, ये हकीकत है कि ईरान भारत को महत्व देता है, और उसको आज भी वो चाहता है कि भारत उसका मित्र बना रहे उसका। आप बताइए, एक पिद्दी से देश के कहने पे आप क्या बाहर चले गए? इजराइल बात हमारे चलेगा, सामने सही बात। पिद्दी तो है, इजराइल बिल्कुल हमारे सही बात। सामने पिद्दी सा कुछ भी है। नहीं हमें हमारे साथ। तकनीक की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें वो बहुत आगे है हमसे। 90 पेगासस लाख हमारे लोगों पास का भेज देश दे, है सर, हम नहीं 140 नहीं, करोड़ लोगों के देश हैं। हाँ, लेकिन पेगासस भेज देता है हमारे यहाँ जासूसी करने के लिए, तो वो तो वही भेज बिल्कुल रहा सही, है। तो वही भेज हम रहा है। तकनीक में उससे हम पीछे हों, लेकिन वो हमारे सामने पिद्दी है। एक पिद्दी से देश के कहने पे, दबाव पे आपने क्या बाहर छोड़ दिया इतनी खूबसूरत जगह, जहां आपकी अर्निंग होने जानी थी, अर्निंग बिल्कुल होने वाली थी। बेशक वो अडानी जी को अर्निंग मिलती, हमें उससे भी एतराज नहीं था, बेशक अडानी जी ले जाते उस अर्निंग को, क्योंकि बंदरगाह जो वहां डेवलप हो रहा था
वो अडानी जी भी शायद उसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो सारा पानी फेर दिया अमेरिका ने, अमेरिका ने नहीं बल्कि ट्रम्प ने और इजराइल ने। तो ये नुकसान इन्होंने खुद किया है, बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर ये सोच रहे हैं कि इससे इनके मित्रों को कुछ लाभ होने जा रहा है देश में आने वाले समय में, तो वो लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब ट्रम्प अपना चुनाव संभालेंगे, और नेतन्याहू अपनी गद्दी संभालेगा, जहाँ पे कल से उसके मुकदमे की सुनवाई शुरू होने जा रही है। शुरू हो रही है। तो ये तो आज हमने जो चिंता की लकीरें इनके चेहरे पर देखी हैं, राहुल गांधी से जब बात कर रहे थे, बहुत मायूस से नजर आ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, तो मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी हो रही थी मोदी जी से। मुझे उनके ऊपर बड़ा तरस आया कि ये नौबत आप लाए हैं और आज आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो रही है। तो और लेकिन उनकी वजह से देश इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है। नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के चलते भारत आज इस मोड़ पर खड़ा है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। जी पाठक जी, आज जो उनकी 3 रैलियां हुई हैं मोदी जी की बंगाल में, आप मोदी जी की रैलियां बड़े अच्छे ढंग से होती थी और बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से वो संबोधित करते थे, बोलते थे, लेकिन आज उनका रंग वहां की रैलियों में भी उड़ा हुआ था। उतरा हुआ मैं उसको मैं उस चुनाव से नहीं जोड़ रहा हूँ बंगाल के, कि वहां क्या हारेगा कौन जीतेगा, उससे मतलब नहीं था। उसका संबंध सीधे इस घटना से है जो हमारे पड़ोस में हो रही है, इन घटनाओं से है। वो मायूस दिख रहे हैं बाकायदा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, और इसके जिम्मेदार वो खुद है। और मुझे हमदर्दी है उनसे पूरे। ईश्वर करे कि वो बेचारे प्रफुल्लित रहें, उनको लंबी उम्र मिले और वो जो है खुश रहें। और अभी ईरान के साथ खड़े होने का समय है, वो खड़े हो जाएं तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ किरमानी साहब। आज हमने बातचीत की देश के जाने माने पत्रकार यूसुफ किरमानी साहब से। उन्होंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को रोकने की जो बातचीत पाकिस्तान में हो रही है वो एक सकारात्मक पहल है, लेकिन उनका मानना यह है कि अगर भारत सरकार, भारत की विदेश नीति ठीक रास्ते पर होती तो शायद ये मौका हमें मिलता। लेकिन इस वक्त विश्व बिरादरी में जिस तरह हम अलग थलग पड़ गए हैं, भारत अकेला पड़ गया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, उनकी नीतियां जिम्मेदार हैं, विदेश मंत्रालय के कतिपय लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन अब भी किरमानी साहब का मानना यह है कि देर नहीं हुई है, भारत को ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधार लेना चाहिए। देखते हैं ये बातचीत आगे और कितनी चलती है। इस्लामाबाद में कल क्या होने वाला है, आने वाले 24 घंटे 48 घंटे पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर लगी रहेंगी, हमारी निगाहें भी वहीं हैं। आगे जो बातचीत होगी उसके बारे में हम आपके पास फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ किरमानी साहब। शुक्रिया। शुक्रिया सर।